नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। बहुत सीरियसली आपको इस क्लास को लेना है, यानी कि आपकी जो 12th क्लास है आपके जीवन का आधार होती है। 10th और 12th दोनों ही आधार होती है। इसमें हम जीवन के बहुत सारे मूल्यों को पढ़ते हैं। तो इन्हीं मूल्यों के साथ में देखिए, हम जो भी पढ़ते हैं आत्मसात होकर पढ़े, यानी कि हम अंतर मन से पढ़े। ऐसे ही नहीं पढ़ लिया ठीक है हमें कोर्स पूरा करना है, ऐसा नहीं पढ़ना आपको। जब आप अंतर मन से पढ़ेंगे ना, तो आपको किसी क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता नहीं होगी। फिर कहीं से भी प्रश्न उठकर आ जाता है, आप अपने आप कर लेंगे, अपने अपने शब्दों में, यानी ओन वर्ड्स कहते हैं जिसे, ओन वर्ड्स में आप लिख लेंगे। मैं ये अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैं पढ़कर रट कर क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकती हूँ। मैं कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती हूँ जब तक मैं उसे अंतर मन से नहीं पढ़ती हूँ या आत्मसात करके नहीं पढ़ती हूँ, तब तक मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये रटन विद्या तो बहुत ही बेकार है। इसमें एक शब्द छूट गया तो पूरा छूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में। बहुत अच्छे से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है बिहार बोर्ड की तरफ है। बिहार बोर्ड 12th क्लास की आपकी दिगंत भाग 2, उसमें हम पूरी तरह से गद्य को पढ़ चुके हैं। पद में आज हमारा जो चैप्टर है भूषण कवि को लेकर है। भूषण कवि जो शिवाजी यानी कि छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के दरबारी कवि कहे जा सकते हैं या उनके प्रिय सेवक कहे जा सकते हैं, जो भी है बहुत प्रिय थे उनके। तो उन कवि भूषण कवि का आज हम यहाँ पर जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिनकी कविताओं को यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में संकलित किया गया है। एक पद, दो पद दिए हुए हो, उसमें दोनों पदों में से जो पहला पद है वो शिवाजी की यशोगान का, यानी कि उनकी वीरता का बखान किया गया है, और जो दूसरा पद है उसमें छत्रसाल जी के वीरता का बखान किया गया है। अब देखिए, भूषण जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी साहित्य को आप सभी को पता है अच्छे से कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल और आधुनिक काल। जहाँ रीति काल की बात करें तो रीति काल में प्रकृति चित्रण के साथ में संयोग श्रृंगार का, यानी कि श्रृंगार का यहाँ पर ज्यादा बोलबाला था। रस राज कहा जाता है श्रृंगार को। तो श्रृंगार जो रस है उसका बोलबाला था, यानी कि आपको या तो वियोग श्रृंगार के रूप में आपको कविता की रचना करनी है या फिर संयोग श्रृंगार में। तो जितने भी रीतिकालीन कवि थे, यानी रीति काल भी 3 भागों में था, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कविताओं में मतीराम, चिंतामणि, भूषण ये कवि आते हैं। रीति मुक्त कविताओं में घनानंद, बोधा, ठाकुर ये आते हैं। और रीति सिद्ध कवि में एक ही कवि आते हैं, बिहारी, जो बिहारी सत्सई लिखते हैं। अब रीतिबद्ध की बात बताऊं कि जो हमारी प्रवृत्ति चलती है, जिस काल में, जिस समय में हमारी प्रवृत्ति का मतलब जो वातावरण चलता है, कि वातावरण क्या कह रहा है, उस समय का वातावरण क्या कह रहा है कि हमें किस तरफ लिखना है, कैसा लिखना है, किन किन नियमों का पालन करना है, किन किन व्याकरणिक भाषा का पालन करना है, किन किन अलंकारों का प्रयोग चल रहा था, किस रस का उस समय बोलबाला था। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? प्रवृत्तियां कहलाती है। तो जो भूषण कवि थे देखिए, वो रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। अब चल क्या रहा था? श्रृंगार चल रहा था। श्रृंगार में दोनों चल रहे थे, वियोग और संयोग दोनों चल रहे थे। लेकिन भूषण ने उस परिपाटी से हटकर, क्योंकि वे समाज के ज्ञाता थे, समाज को अंदर से जानते थे, समाज की क्या क्या चीजें हैं, तो इसलिए उन्होंने उस श्रृंगारिकता को छोड़कर वीरता को अपनाया। यानी कि उनके काव्य का जो विषय माना जाएगा वो वीर रस माना जाएगा, वीर रस का संचार। उनकी कविता ओजस्वी थी। ओजस्वी यानी कि उनके जो प्रिय राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल, और भी राजा थे, लेकिन इन दोनों का जो बखान किया है उन्होंने, शिवाजी का बखान किया है उन्होंने। शिवा बावनी उनका एक ग्रंथ है जिसमें 52 ग्रंथों के रूप में 52 पद लिखे हैं। उसमें शिवाजी के उन्होंने बखान किया है, उनकी वीरता का, किस प्रकार युद्ध लड़ने जाते थे, कैसे वो औरंगजेब के साथ में युद्ध लड़ते थे और फिर उनके साथ युद्ध करते करते जीत जाते थे। इस तरह से उनकी वीरता का बखान किया गया, उनकी सेना की वीरता का भी। ठीक है, केवल उनके प्रिय राजा शिवाजी का ही नहीं, उनकी सेना की वीरता का भी बखान किया गया है। उसके बाद उन्होंने देखिए छत्रसाल दशक में 10 ग्रंथों के अंदर उन्होंने राजा छत्रसाल की वीरता का बखान किया। तो ऐसे 2 ग्रंथ तो आपको याद हो गए। अभी शिवा बावनी किन्होंने लिखी? भूषण ने। छत्रसाल दशक किन्होंने लिखा? भूषण ने लिखा। उसके बाद और भी कविताएं हैं, 3 जो रचनाएं हैं उनकी वो अज्ञात है, यानी कि वो मिली नहीं है। नाम है उनका लेकिन कुछ प्राप्त नहीं है, कुछ ऐसा
पता नहीं है कि वे कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भूषण कवि जो है वो वीर रस के अज्ञेता कहे जाते हैं, प्रणेता कहे जाते हैं। वीर रस का जो सबसे ज़्यादा काव्य उन्होंने लिखा है वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का लिखा है। तो यहाँ हम उन्हीं वीर रस प्रधान, वीर रस प्रेमी भूषण कवि के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और काव्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भूषण कवि जन्म है सबसे पहले 1613 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, निधन हुआ था उनका 1715 ईस्वी में। भूषण कवि का जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश के थे ये। पिता थे उनके रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, तो त्रिपाठी सरनेम तो लगता ही नहीं है। एक बात और बताऊंगी मैं आपको कि भूषण जो नाम है उनका, ये उनकी एक उपाधि है जो एक राजा के द्वारा दी गई थी और उनका जो मूल नाम था वो भूषण लगने के बाद में मूल नाम अंतर्ध्यान यानी कि कहीं विलुप्त हो गया, कुछ पता नहीं है, तो उनके मूल नाम का किसी को ज्ञान नहीं है। यहाँ पर जो नाम है वो सिर्फ भूषण ही है। उपनाम देखिए, उपनाम कौन सा है उनका? भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्राह ने, अब देखिए भूषण नाम किन्होंने दिया है? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रा ने उन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया, यानी लोग भूल ही गए कि उनका असली नाम क्या था। नहीं, किसी का निकनेम होता है, हम निकनेम ही याद रखते हैं, असली नाम भूल जाते हैं कि क्या नाम था, तो वो निकनेम ही चलता रहता है। नहीं, ऐसे ही यहाँ भूषण कवि की बात की है कि राजा रुद्रा ने उनको भूषण कवि उपाधि दी और भूषण भूषण कहते कहते जो असली नाम था वो कहीं खो गया। प्रमुख आश्रयदाता, अब आश्रयदाताओं की बात सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रीतिकालीन जितने भी कवि थे दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि। अब दरबारी कवि कौन थे कि जैसे जब भक्ति काल था, रीतिकाल और भक्ति काल, मध्यकाल के दो भाग गिने जाते हैं कि जब आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस प्रकार 3 भागों में बांटा था, लेकिन उसको 4 भाग कर दिए क्योंकि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, भक्ति काल और रीतिकाल। अब भक्ति काल में क्या था कि ईश्वर की भक्ति की जा रही थी। भाई भक्ति काल 2 भागों में विभाजित था, सगुण और निर्गुण था। फिर सगुण 2 भागों में था, राम भक्ति शाखा और कृष्ण, और निर्गुण संत और सूफी में। इस प्रकार से जब ईश्वर की भक्ति की जा रही थी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य को जो भक्त थे, जो भी भक्त थे, जो संत थे, उनको खाने को कुछ तो चाहिए। अब केवल ईश्वर की भक्ति से तो उनको कुछ मिलता नहीं था, तो हुआ ये कि धीरे धीरे राजाओं की शरण में आने लगे। ईश्वर की भक्ति करते 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 वो राजाओं का यशोगान करने लगे, राजाओं के वीरता का बखान करने लगे। तो राजा लोग क्या करने लगे, उनको दरबार में रखने लगे, अपना दरबारी कवि नियुक्त कर दिया और उनके परिवार का भरण पोषण करने लगे। तो इस तरह से जो भी दरबारी कवि थे वो अपने राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो आश्रयदाता भी थे। और इन्हीं आश्रयदाताओं के कारण कि दरबारी कवि थे और जो कवि जिस राजा के आश्रय में रहता था उस कवि ने उन्हीं राजा का यशोगान किया, उसके वीरता का बखान किया। तो यहाँ पर आश्रयदाता की बात बताऊं कि प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, सभी जानते हैं अच्छी तरह से। शिवाजी के पुत्र साहू जी, यानी कि जो भूषण कवि थे वो किन किन के आश्रय में रहे? देखें, शिवाजी के छत्रपति शिवाजी के आश्रय में रहे, उसके बाद में इन शिवाजी के बाद में उनके पुत्र के आश्रय में भी रहे, साहू जी के आश्रय में रहे। उसके बाद पन्ना के बुदीला राजा छत्रसाल जी के भी आश्रय में रहे। इसलिए उनकी कविताओं में शिवाजी, छत्रसाल और साहू जी, इन तीनों के बारे में दिखाई देता है, लेकिन साहू जी का बहुत कम है। शिवाजी और छत्रसाल का जो बखान किया है वो कहीं अन्यत्र किसी दरबारी कवि ने नहीं किया है। आगे देखिए, विशेष में क्या है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि रीतिकाल के कवि भूषण भी थे और ये जो चिंतामणि और मतीराम ये भी रीतिकाल के कवि थे। अब बात करते हैं शिवराज भूषण 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। क्या नाम है? शिवराज भूषण इनकी कृतियां हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कृतियां, उनकी प्रमुख कृतियां। आगे चलते हैं। शिवा बावनी पहली कौन सी है? शिवराज भूषण, जिसमें 384 मुक्तकों का संग्रह है। उसके बाद शिवा बावनी 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। उसके बाद आता है तीसरा छत्रसाल दशक, इसमें 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ये तीन कृतियां अब प्राप्य है। कौन कौन सी? भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। कुछ स्फुट पद भी प्राप्त होते हैं।
भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि है जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि है। देखिए उनकी कविताओं में चाहे आप छत्रसाल दशक को उठा दो, शिवा बावनी को उठा दो या शिवराज भूषण को उठा दो, उसमें जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के रूप आपको ये विशेषताएं आपको उनके काव्य में देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा। क्यों? आप मध्यकालीन जो भी बात करते हैं मध्यकाल की, मध्यकाल क्या है? रीतिकाल और भक्तिकाल। तो भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में यहाँ हम रीतिकाल की बात कर रहे हैं, तो भक्तिकाल भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो मध्यकाल ही कहेंगे हम, ठीक है। तो क्या कहा है कि स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में, हमारे पास मध्यकाल का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हाँ ये उस समय हुआ था, क्योंकि बहुत पुराना समय है। उस समय के तथ्य लेकर हम यहाँ पर बिल्कुल सही है ये नहीं कह सकते हैं। केवल ऐतिहासिक तथ्य, हिस्ट्री क्या कह रही है, हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यवत्ता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। यानी कि ये जो छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता है, महाराजा छत्रसाल जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि वीर थे। वीर रस का भरपूर जो संचार हुआ था वो इनके अंदर हुआ था। तो इसी वीर रस के कारण अपने जितने भी कार्य थे, उनके कार्यों के कारण, उनके द्वारा किए गए बलिदानों के कारण, शौर्य और पराक्रम को दिखाने के कारण उनका जो यशोगान है वो इतना उत्कृष्ट श्रेणी का हो गया था कि आज उनको आप कोई लीडर, आप आज की तारीख में आप उनको लोकनायक नहीं कह सकते। ये लोकनायक तो अपने समय में ही बन गए थे। महाराणा प्रताप के तो बहुत ज़्यादा फैन थे। आज जितने हम महाराणा प्रताप को मानते हैं उनसे ज्यादा महाराणा प्रताप के अनुयायी थे उस समय। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि, यहां लिखेंगे हम छवि। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। स्वभावतः इनको विरुदावलियां, प्रशस्तियां और उनके निर्माता, कवि, लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित है। आज भी लोग उसी तरह उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही लोक प्रेरक महान कवि है। आगे देखिए कि रीतिकाल में रस अलंकार नायिका भेद। अब देखिए रीतिकाल की प्रवृत्ति बताई है कि रस अलंकार नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। बहुत सारे थे, देखिए चिंतामणि थे, भूषण थे, मतीराम थे, है ना, और भी बहुत सारे कवि थे जो रीतिकालीन कविता में, और रीति मुक्त में आ जाए तो आलम थे, बोधा थे, ठाकुर थे, गणानंद थे, बिहारी जी थे, तो बहुत सारे रीतिकाल कवि आ जाते हैं। उन कवियों ने क्या करा, रस और अलंकार का निरूपण किया, नायक नायिका भेद को बताया। तो ये क्या था, रस अलंकार का निरूपण और नायक नायिका भेद क्या होता है, श्रृंगार के रूप है। श्रृंगार के कारण उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों को आचार्य कवि कहा जाता था। क्या कहा जाता, आचार्य कवि। क्यों? क्योंकि वे रीतिकाल की प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते थे। ठीक है, रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां चल रही थी, क्या आपको रस निरूपण करना है, उसमें श्रृंगार रस का निरूपण चल रहा था, आपको क्या करना है, नायिका भेद बताना है यहाँ पर, यानी कि आप श्रृंगार के संयोग और वियोग को लेकर चल रहे थे, उसके अलावा आप ज्यादा नहीं चल रहे थे। इसलिए इन कवियों की उस समूह को क्या कहा जाने लगा, आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि भी कहा जाने लगा, यानी जो रीति काल के नियमों को मानता था, इसलिए रीतिबद्ध कहा जाने लगा। लेकिन भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे, ठीक है, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अलंकार को उतना उन्होंने स्थान नहीं दिया, ठीक है। उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया और तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद हुए। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्राय सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखाई पड़ते थे। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी। श्रृंगार के स्थान पर भूषण ने कौन सा रस ले लिया, वीर रस ले लिया। यानी कि आप श्रृंगार के संयोग और वियोग के चक्कर में नहीं पड़े, उन्होंने तो अपने आश्रयदाता की वीरता को ही विषय बना लिया, वीर रस को ही ले लिया। अपने जो आश्रयदाता थे उसके नायक नायिका या उसके श्रृंगारिक जीवन से उनका कोई
बोलबाला नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने तो उनके युद्ध क्षेत्र को विषय बनाया। तो उसी युद्ध क्षेत्र का जो रस है वो कौन सा है? वीर रस। वीर रस को प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। इससे भूषण की स्वाधीन चेतना, आत्मविश्वास, विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। अब कैसे पता चलता है स्वाधीन चेतना? कि वो उस प्रवृत्तियों के नियम रीतिबद्ध तो थे, लेकिन नियमबद्ध के चक्कर में नहीं पड़े थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इससे हटके कार्य करता हूं तो मैं इस प्रवृत्ति से बाहर हो जाऊंगा। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र माना, क्योंकि उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं था, आत्मविश्वास था, पराक्रम के प्रेमी थे वे। इसलिए उन्होंने लीक से हटकर कार्य करा, परिपाटी से हटकर कार्य करा। श्रृंगार को न चुनकर उन्होंने वीर को चुना। उन्होंने कविता की भाषा को ब्रज भाषा ही रखी, किंतु उसमें शब्द, मुहावरे, रचना संबंधी प्रयोगों में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बरती। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों कौन कौन से? छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल से संबंधित दो कवित्व दिए जा रहे हैं, जिनमें उनके शौर्य और ओजस्वी का बखान है। शौर्य की ओजस्वी रूप का बखान किया गया है। भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा सामंत थे और इनमें वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे। इसके सिवा उनके सामने रैयत भी थी। अब देखिए क्या कहा गया है उनके लिए कि करी गई रैयत के मन की कसक सब, मिटी गई उसक तमाम तुर्काने की। तुर्काने यहाँ किसके लिए आता है? औरंगजेब के लिए आता है, क्योंकि भूषण के समय कौन से मुगल शासक थे? औरंगजेब, और जो शिवाजी और छत्रसाल के दुश्मन थे। रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था। औरंगजेब पर उनके व्यंग्योक्तियों बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं। ये किन्होंने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है, साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। तो इसी के साथ देखिए हमने पढ़ा अच्छे से किसे? भूषण जी को। तो भूषण की कविताओं को हम देखेंगे। इसी के साथ देखिए बच्चों, आज हमारा बिहार बोर्ड का भूषण जो आपका चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर परिचय के रूप में समाप्त हुआ है। आगे इनके कवित्व को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।